Today class 10th CBSE board subject economics and the topic is sustainable development. So let's start the topic sustainable development. So what is the sustainable development? We should know that it is the type of development in which we fulfill the needs of present generation without compromise with the ability of future generation to fulfill their own needs. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें हम अपनी प्रेजेंट जनरेशन की नीड पूरी कर लेते हैं, लेकिन अपनी नीड पूरी करने के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली जनरेशन है उसकी नीड्स को भी हम ध्यान में रखते हैं। हम उनकी एबिलिटी के ऊपर किसी भी प्रकार का ऐसा दबाव नहीं डालेंगे जिसकी वजह से अपनी लाइफ अच्छी जी ले लेकिन आने वाली पीढ़ी की लाइफ खराब हो जाए, तो ऐसा डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। प्रेजेंट जनरेशन का भी वेलफेयर हो और जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उसका भी वेलफेयर हो, तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से स्टेप लें ताकि प्रेजेंट जनरेशन का भी डेवलपमेंट हो जाए और नेक्स्ट जनरेशन का भी डेवलपमेंट हो जाए। सो टू लर्न मोर अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी शुड कीप दिस कोटेशन इन माइंड। द कोटेशन इज दैट we have not inherited the world from our forefathers, we have borrowed it from our children। हमने इस दुनिया को अपने फोरफादर्स से मतलब कि अपने पूर्वजों से प्राप्त नहीं किया है, हमने अपने बच्चों से इसे उधार लिया है। तो जब हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया हुआ मानेंगे तो हम अपने बच्चों को वापस सुरक्षित इस वर्ल्ड को लौटाएंगे, मतलब इस अर्थ को, इस एनवायरनमेंट को हम अपने बच्चों के पास सुरक्षित जैसा का हमें मिला है वैसा का वैसा बच्चों को दे देंगे, तो फिर हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इस वर्ल्ड को और अच्छा करके हमें अपने बच्चों को लौटाना है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम माइंड में रखते हैं तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट होगा। ये थिंकिंग हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ले जाएगी कि हमें इस वर्ल्ड को बहुत अच्छा रखना है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना है जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी को बीमारियां हो या आने वाली पीढ़ी को रिसोर्सेज नहीं मिले या फिर आने वाली पीढ़ी अपनी काम करने की क्षमता खो दे और वो अपनी अर्निंग ठीक से नहीं कर पाए या अपना लिविंग स्टैंडर्ड डाउन कर दे। आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसा नहीं होने देना है। ऐसी थिंकिंग अगर हम रखेंगे तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी शुड नो दैट व्हाट आर द रीन्यूएबल सोर्सेज एंड व्हाट आर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। So resources will be replenished, will be renewed. Groundwater is also an example of renewable resource. Groundwater, crops, plants, तो ये सब इसके example है। However, even these resources may be overused. ये वापस renew तो हो जाते हैं लेकिन इसका overuse होने की वजह से हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे जो हमारी रिसोर्सेज की जनरेशन की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर एक्सट्रैक्शन होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज इज मोर देन जनरेशन रीजनरेशन कैपेसिटी ऑफ द रिसोर्सेज, देन व्हाट विल हैपन। जितने रिसोर्सेज रीजनरेट हो रहे हैं उससे हम ज़्यादा यूज़ करने लग जाएंगे। जैसे ग्राउंड वाटर है उसका पानी वापस रिचार्ज होता है, वापस उसमें पानी आ जाता है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला जाएगा। इसी टाइप से फॉरेस्ट वापस रिन्यू तो हो जाते हैं लेकिन अगर फॉरेस्ट की कटिंग हम बहुत ज़्यादा कर देंगे तो फिर बंजर हो जाएगी ज़मीन और बारिश नहीं होगी और फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, फिर वापस उसको रिन्यू होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवर यूज। सो नाउ हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। In this, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource। और अगर हम resources को overuse करेंगे
या फिर उनका मिस यूज करेंगे तो फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट विल अफेक्ट द फ्यूचर जनरेशन। और जब फ्यूचर जनरेशन को लॉस पहुंचेगा तो फिर हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो रुक जाएगा। हियर द एग्जाम्पल इज गिवन, ग्राउंड वाटर इज गोइंग डाउन डे बाय डे। हम देखते हैं ग्राउंड वाटर दिन प्रतिदिन बहुत नीचे जा रहा है। इस साल मान लो 100 फीट की गहराई कुएं की है और उससे पानी निकल रहा है, तो अगले साल वो 110 फीट गहराई पे चला जाता है, फिर 120 फीट गहराई पे चला जाता है पानी का लेवल। तो धीरे धीरे वाटर लेवल डाउन होता जा रहा है, क्योंकि जितना हम पानी कुएं में से ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना वापस वो रिचार्ज नहीं हो पाता है रेन वाटर से। तो हम रिसोर्सेज का इस टाइप से ओवर यूज़ करेंगे तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी वापस से टाइम पे रीन्यू नहीं हो पाएंगे, और रीन्यू होने में फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर उसका नुकसान हम लोगों को भुगतना पड़ेगा, और भी जो जीव इस धरती पर रह रहे हैं उन सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट जनरेशन विल ऑल्सो बी अफेक्टेड आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज। वी हैव अ फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ विच कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसके मामले में यह है कि अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो डे बाय डे वो कम होते जाएंगे, दे विल गेट एग्जॉस्टेड, मतलब उसकी मात्रा कम होती जाएगी, उनकी क्वांटिटी कम होती जाएगी, और बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। तो उसका स्टॉक फिक्स है। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज, और इस मामले में फिर अब वो रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो फिर हम नए रिसोर्सेज डिस्कवर करते हैं दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर। हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है। न्यू रिसोर्सेज इन दिस वे ऐड टू द स्टॉक, और इस टाइप से हमारा स्टॉक बढ़ेगा नॉन रीन्यूएबल के मामले में। जब हम कोई नए रिसोर्स इन्वेंट करेंगे या फिर एक्सप्लोर करेंगे तो फिर हमें नए रिसोर्सेज मिल पाएंगे। अदरवाइज अगर हमारे पास पहले से फिक्स्ड रिसोर्सेज है तो वो कम होते जाएंगे। नाउ वी विल टेक एग्जाम्पल्स विच आर मिनरल्स। मिनरल्स वी कैन से कोल, आयरन, गोल्ड, कॉपर। तो जितने भी मिनरल्स है वो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। कोल का एक स्टॉक है, और अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा उसकी माइनिंग कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कोल का स्टॉक धीरे धीरे कम पड़ जाएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। इसी टाइप से आयरन का स्टॉक है वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्रूड ऑयल इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट, जिससे पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल बनाया जाता है, केरोसिन बनाया जाता है। एलपीजी, सीएनजी आर ऑल्सो द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। माउंटेन्स, रॉक्स, तो ये सब रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल है, उसको हम वापस रीन्यू नहीं कर सकते। अगर हम पेट्रोल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे पेड़ पौधों की तरह नहीं है पेट्रोल की, फिर वापस नए पौधे उगते हैं और फिर और हमें पेट्रोल भी इसी टाइप से नई तरीके से जनरेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका जो स्टॉक अर्थ के अंदर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, और हमें नई जगह पे पेट्रोल की खोज करनी पड़ेगी। जैसे पहले कुछ एक इलाकों में पेट्रोल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल निकाला जाता था, अब धीरे धीरे हमने खोज की कि भाई यहाँ पे भी क्रूड ऑयल निकल सकता है, तो फिर हमें इस टाइप से नई खोज करनी पड़ेगी। और नई खोज करने के बाद भी अगर हमें मिनरल्स और क्रूड ऑयल ये वगैरह नहीं मिलते हैं तो फिर हमारे पास रिसोर्सेज का स्टॉक है वो कम पड़ जाएगा। सो वी शुड यूज़ द रिसोर्सेज इन लिमिटेड वे, एंड देयर शुड नॉट बी द मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमें ज़रूरत है उतने ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो फिर धीरे धीरे वो रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे। अगर हमारा काम पैदल चलने से हो जाता है या साइकिल चलाने से हो जाता है तो फिर अननेसेसरी हमें 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता है, तो वो धीरे धीरे उसका स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितने भी रिसोर्सेज इस अर्थ पे है तो उसका हमें मिनिमम यूज़ करना है। जब उस रिसोर्स के बिना अगर हमारा काम चल जाता है तो फिर हमें काम अपना चलाना चाहिए और उस रिसोर्स का मिसयूज नहीं करना चाहिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज बचे। नहीं तो हम सारे रिसोर्सेज अभी इस्तेमाल कर लेंगे
तो फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। जैसा कि टीवी में एक ऐड भी आता है कि एक बच्चा अपने पिता से बोलता है कि पापा मैं बड़े होकर के साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोलूँगा। तो उसके पिताजी आश्चर्य करते हैं। तो बच्चा वापस जवाब देता है कि फ्यूचर में तो पेट्रोल तो ख़त्म हो जाएगा, डीजल भी ख़त्म हो जाएगा जिस तरह से हम वेस्ट कर रहे हैं, तो फ्यूचर में तो सब लोगों के पास साइकिल ही होगी और सब लोग अपनी साइकिल ही रिपेयर करवाएंगे, तो मेरा धंधा बहुत अच्छा चलेगा। तो इस टाइप से वो एग्जाम्पल दिया गया है कि हम रिसोर्सेज को इस टाइप से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अगर ख़त्म कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी शुड जनरली डिपेंड ऑन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। हमें ज़्यादातर रीन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। सो द रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, गोबर गैस प्लांट, बायोगैस। तो ये सब ऐसे रिसोर्सेज है जो वापस रीन्यू हो जाएंगे। अगर हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर बाद में वो रीन्यू हो जाएगा, वो रिसोर्स ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि जब तक सूरज है तब तक हम सूरज से रोशनी प्राप्त कर सकते हैं, सूरज से सोलर एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। इस टाइप से विंड एनर्जी भी ऐसा ही एग्जांपल है। गोबर गैस प्लांट अगर हम लगाएंगे तो भी वापस हम उसको रीन्यू कर सकते हैं, मतलब हम गोबर गैस प्लांट से गोबर जो स्लरी होती है वो फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो गैस निकलती है उसको हम खाना बनाने के लिए या फिर और पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये गोबर भी है तो एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, तो ज़्यादातर हमें रीन्यूएबल रिसोर्स के ऊपर डिपेंड रहना है। सो नाउ वी विल डिस्कस दैट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हाट शुड वी डू। वी शुड यूज ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज। अगर कोई बीमार होते हैं तो बहुत सारे ट्रेडिशनल वेज होते हैं, बहुत सारे ट्रेडिशनल तरीके होते हैं, जैसे आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, और जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके पत्तों से, उनके फूलों से, उनकी जड़ों से भी कुछ ऐसी दवाई बनाई जाती है जिससे कोई भी बीमारी का इलाज होता है। तो हमें ट्रेडिशनल सोर्सेज जो हमारे हैं उसके ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। और अगर हम दूसरी एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो फिर क्या होगा, उससे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। जो एलोपैथिक मेडिसिन के जो एलिमेंट्स होते हैं तो वो एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो हमें जहाँ तक हो सके डिजीजेज का इलाज करना है तो ट्रेडिशनल मेथड यूज करना है। यूज ऑफ मेडिसिन्स मेड ऑफ प्लांट्स, यूज ऑफ बायो कंपोस्ट एंड मैन्योर इन स्पाइट ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। तो हमें बायो कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है। जो जनरली हम केमिकल फर्टिलाइज़र, यूरिया, डीएपी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जगह हमें बायो कंपोस्ट, एनिमल मैन्योर उसको यूज़ करना है, ताकि ये हमारे एनवायरनमेंट को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए। जब हमारे एनवायरनमेंट को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री होगा, तो फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा होगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा टारगेट क्या है, फ्यूचर जनरेशन का वेलफेयर करना और प्रेजेंट जनरेशन का भी वेलफेयर करना। सो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट इज़ हैविंग 3 important parts, that is the economy, environment and social community। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम इन 3 चीज़ों पर जोर देंगे। इकोनॉमी को अगर डेवलप करना है तो हमें फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रखना है और प्रेजेंट जनरेशन का भी डेवलपमेंट करना है, और फ्यूचर जनरेशन को किसी भी प्रकार का कोई हार्म नहीं होना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और जिससे कि उनका डेवलपमेंट रुक जाए। और अगर हम फ्यूचर जनरेशन का भी वेलफेयर सोचते हैं, उनका भी डेवलपमेंट, इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं और ग्रोथ रेट इकोनॉमी की ज़्यादा होगी, और इकोनॉमी अगर प्रॉस्पेरस इकोनॉमी होगी, डेवलप्ड इकोनॉमी होगी, तो फ्यूचर जनरेशन को इसका प्रॉफिट मिलेगा। सेकेंड थिंग दैट इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, सो वी हैव टू कीप द एनवायरनमेंट सेफ एंड सिक्योर एंड पॉल्यूशन फ्री। हमें एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा बना के रखना है, सो दैट फ्यूचर जनरेशन कैन गेट बेनिफिट। थर्ड, सोशल कम्युनिटी, सोसाइटी को भी बिल्कुल सही मेंटेन करके रखना है। देयर शुड बी क्लीनलीनेस और प्रॉपर सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो कम्युनिटी के मामले में भी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ध्यान देना है। तो 3 चीज़ों के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और सोशल
कम्युनिटी। सोशल कम्युनिटी की हेल्थ के बारे में भी हमें ध्यान देना है कि अगर कोई डिजीज़ होती है तो इन्फेक्शियस होती है तो सोसाइटी में वो फैल जाती है, तो इसका नुकसान सभी को भुगतना पड़ता है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस की वजह से बीमारी फैल रही है, तो ये अगर सोसाइटी में हम इसको ठीक से ध्यान नहीं रखेंगे, इसके प्रिकॉशंस नहीं लेंगे या फिर उसके प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो नहीं करेंगे, तो इस टाइप की बीमारियां सोसाइटी में फैलेगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली हमें इन 3 चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। सो इट इज़ सीन इन प्रेजेंट टाइम दैट सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज़ कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज। अभी प्रेजेंट टाइम में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। सो इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। तो इस मामले में सभी लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में कि हम किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक न केवल सोशल स्टडी का पार्ट है, ये साइंस का भी पार्ट है, ये इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, फिलोसॉफी का भी पार्ट है और सोशल स्टडीज़ का भी एक पार्ट है। तो सभी लोग मिलकर के काम करेंगे तो हमारा गोल अचीव हो जाएगा। दैट इज़ द गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सो नाउ वी विल डिस्कस दैट what are the sustainable development goals. Sustainable development goals, also known as the global goals, were adopted by all United Nations member states in 2015 as a universal call to action to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030. So first goal is no poverty. There should be no poverty in this world. पूरे वर्ल्ड में हमें पॉवर्टी को ख़त्म करना है, कोई गरीब नहीं रहना चाहिए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहला गोल है। नेक्स्ट, ज़ीरो हंगर। स्टारवेशन की वजह से किसी व्यक्ति की डेथ नहीं होनी चाहिए, मतलब सभी व्यक्तियों को पर्याप्त खाना मिलना चाहिए। ऑल पीपल इन दिस वर्ल्ड शुड गेट न्यूट्रिशियस फूड and balanced diet. Third goal is that good health and well-being. Fourth point is the quality education. All people in this world should get quality education. Next, gender equality. There should be gender equality in this world. Next point is clean water and sanitation. So all people should get safe drinking water in this world and there should be proper sanitation where the people are living. Next, affordable and clean energy. All people in this world should get clean energy. Next, decent work and economic growth. The quality of work should be decent. Next, industry, innovation and infrastructure. Industrial development should be there, but it should not harm the environment. Next, reduced inequalities. The inequalities in this world that should be reduced. Next, sustainable cities and communities. Next, responsible consumption and production. Production and consumption should be responsible. Next, climate action. Climate action is very much important because there is the problem of global warming and ozone depletion. That is the major problem. तो क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इन सब चीज़ों को भी रोकना है। हमें एनवायरनमेंट और क्लाइमेट को अच्छा रखना है, उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है जिसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन होता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। नेक्स्ट, लाइफ बिलो वाटर. वी सी दैट सम ऑफ द स्पेसीज आर एक्सटिंक्टेड एंड सम ऑफ द स्पेसीज आर एंडेंजर्ड. लाइफ ऑन लैंड, और लैंड के ऊपर जो एनिमल्स है उनको भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना है और प्लांट्स की जो स्पेसीज है उनको प्रोटेक्ट करना है. नेक्स्ट, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस. नेक्स्ट, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स. तो गोल को अचीव करने में सभी की पार्टनरशिप होनी चाहिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑनलाइन स्टडीज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.